एक बार की बात है, अरुणपुर गांव में राजा वीरेंद्र नाम का एक राजा राज्य करते थे। राजा वीरेंद्र काफी दयालु और अच्छे दिल के इंसान थे। राजा वीरेंद्र की एक पुत्री नहीं, एक पुत्र था जो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं था। उस राजकुमार का नाम शिवांश था। शिवांश के बचपन की यादें बहुत ही मधुर थीं। उसके पिताजी का नाम सुमेंद्र था। वे एक बहादुर और गुणी पुरुष थे। सुमेंद्र शिवांश से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। पिताजी की मृत्यु के समय शिवांश बहुत छोटा था। उसके बाद शिवांश के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी संतान यानी शिवांश से बहुत अधिक प्यार करता था। राजा के परिवार में केवल वही बचा था, इसीलिए राजा उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़ों का प्रबंध करते थे। शिवांश को जब भी अपने पिताजी की याद आती, वह उनके कब्र पर उनसे मिलने चला जाता था। वह बहुत देर तक अपने पिताजी की कब्र पर बैठकर घंटों तक उनसे बातें किया करता था और उनकी यादों में खो जाता था। उनके पिताजी की कब्र बीच जंगल में बनी हुई थी, जो कि महल से थोड़ी ही दूर थी। एक दिन शिवांश कब्र के पास बैठकर अपने पिताजी से बोलता है। पिताजी, हमें आपकी बहुत याद आती है। आप कहाँ चले गए अपनी संतान को छोड़कर? पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों गए? शिवांश अपनी पिताजी को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। दूर खड़े राजा वीरेंद्र यह सब देख रहे होते हैं और वहां खड़े उन्हें अपने सुमेंद्र की याद आने लगती है। कैसे एक दिन सुमेंद्र दिल की बीमारी से चले गए थे। तब राजा वीरेंद्र अपने पिताजी से मन में बोलते हैं, आपको खोकर आपकी संतान शिवांश और हम कितने दुखी हो गए हैं। फिर राजा शिवांश के पास जाते हैं और बोल, बेटा, शाम होने वाली है। राजा इतना कहकर अपनी संतान शिवांश को लेकर महल की ओर चले जाते हैं। वक्त बीतने के साथ अब शिवांश बहुत समझदार हो चुका था। वह अपने पिताजी की कमी को जितना हो सके कम करने के लिए राजा के लिए खुद ही भोजन बनाया करता था। जब भी राजकुमार शिवांश अपने पिता के लिए भोजन बनाया करता था, तभी एक औरत महल में आ जाया करती थी, जो दूसरे स्थान रामगढ़ की थी और कुछ ही दिनों पहले इस राज्य में रहने आई थी। वह औरत पहले एक लकड़हारे की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन बहुत पहले उसके पति की मृत्यु एक पेड़ गिरने से हो गई थी। वह लकड़हारा अपने पीछे अपनी पत्नी और एक पुत्र छोड़ गया था। उसका पुत्र शिवांश से काफी छोटा था। वह औरत, जो अब विधवा हो चुकी थी, हर रोज महल में आती और शिवांश से हर रोज कुछ लकड़ियां मांगती थी। और जैसे ही शिवांश की नजर इधर उधर होती, वह औरत सबसे नजरें बचाकर राजा के भोजन में थोड़ी सी मिट्टी मिला देती थी, जिससे राजा का भोजन बेस्वाद हो जाता था। यह औरत अब हर रोज ऐसे ही लकड़ियां मांगने आती और जैसे तैसे करके वह महल के भोजन में मिट्टी मिला देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने खराब लगने लगा। राजा अपने आप से बोलते हैं, हर रोज खाने में मिट्टी जैसा स्वाद क्यों आता है? खाना तो मेरा प्रिय शिशु शिवांश बनाता है, पर वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह मेरा खाना खराब नहीं कर सकता। मुझे आज खुद ही जाकर पता करना होगा कि आखिर खाने को बेस्वाद करने के पीछे किसका हाथ है। फिर अगले दिन जब शिवांश रसोई में खाना बना रहा था, तब राजा उन्हें छुपकर देख रहे थे। तब राजा ने देखा शिवांश तो खाने को अच्छी तरह बना रहा है। जब सारा भोजन तैयार हो गया, तो राजा ने देखा कि शिवांश ने भोजन को चूल्हे से उतारा दिया है। थोड़ी देर बाद वहां वह विधवा औरत आती है और वह शिवांश से कुछ लकड़ियां मांगती है। शिवांश जैसे ही लकड़ियां लेने गया, उसी समय वह विधवा औरत सबकी नजरें बचाकर राजा के खाने में मिट्टी मिला देती है। राजा यह सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और तुरंत महल में लौटकर सिपाहियों से बोलते हैं, जाओ और जो कुछ दिन पहले हमारे इलाके में आई विधवा औरत है, उसे मेरे सामने जल्दी से पेश करो। विधवा औरत को महल में लाया गया। जब राजा वीरेंद्र ने उस विधवा औरत से पूरी बात पूछी, तब विधवा औरत ने नम्र होकर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो यह मजाक कर रही थी। मैं यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और कितने समझदार हैं और आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं। महाराज, आप तो बहुत समझदार
इस तरह उस औरत ने राजा को अपनी बातों में उलझाकर अपनी ओर मोहित कर लिया। उसने राजा के प्रेम के बंधन में ऐसा डाला कि राजा ने उस विधवा औरत को दंड देने के स्थान पर उसे अपनी नई रानी बनाने का निर्णय कर लिया और उससे विवाह कर लिया। अब वह औरत महल की रानी बन गई। राजा की दूसरी पत्नी, जो अब शिवांश की सौतेली माँ बन चुकी थी, वह शिवांश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शिवांश इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ था। उसने समझ लिया था कि वह विधवा औरत राजा के खाने में मिट्टी इसलिए मिलाकर राजा और शिवांश को अलग करना चाहती थी ताकि वह राज्य की रानी बन जाए और महल को अपना बना सके। शादी के बाद वह विधवा औरत अपना बेटा भी महल ले आई। तभी एक दिन वह विधवा औरत कहती, इसी तरह इस शिवांश को महल से निकाल दिया जाए तो सारी संपत्ति मेरे बेटे की हो जाएगी और वही राजा के मरने पर राज्य संभालेगा। अब शिवांश का जीवन नर्क बन गया था। सौतेली माँ उसे सुबह से शाम तक काम में व्यस्त रखती थी। कभी रसोई की सफाई, कभी कपड़े धोना, कभी बर्तन साफ करना। शिवांश का एक पल भी आराम नहीं मिलता था। वह आलसी नहीं था, पर जुल्म इतना था कि खुद ही निर्बल हो गया। वह विधवा औरत शिवांश को परेशान करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी और अब तो उसने शिवांश को खाना देना भी बंद कर दिया था और अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाती थी। समय बीतने के साथ शिवांश अब बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन बहुत परेशान होकर शिवांश जंगल में अपने पिताजी की कब्र के पास जाकर फूट फूट कर रोता है और बोलता है, क्या आप अपनी बेसहारा, लाचार और बेचारा पुत्र को नहीं देख पा रहे पिताजी? सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म कर रही है। वह हमें भोजन भी नहीं देती। अब हम क्या करें? तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही शिवांश के आंसू कब्र की मिट्टी पर गिरे, अचानक एक मीठी सुगंध हवा में फैल गई। जब अगला दिन शिवांश फिर परेशान होकर अपने पिताजी की कब्र के पास जाता है, तो देखता है कि उनकी कब्र के पास बहुत सारे ताजे फल रखे हुए हैं और एक आवाज आती है, बेटा, जिस दिन भी यह फल तुमने एक दिन में खा लिए, उस दिन से अगले दिन फल नहीं मिलेंगे। अब हर दिन जब रानी सौतेली माँ शिवांश को खाना नहीं देती थी, तभी शिवांश जंगल में अपने पिताजी की कब्र पर जाकर उन ताजा फलों को खाकर अपनी भूख शांत कर लेता था। और अब बेचारा शिवांश फलों को खाकर ही जीवित रहने लगा। वहाँ के फलों को जितना खाया जाता, अगले दिन वे उतने ही दोगुने होकर फिर आ जाते थे। रानी हैरान हुई। उसने सोचा कि इतने जुल्म के बावजूद यह कैसे जीवित है और इतना स्वस्थ कैसे रहता है। उसने बेटे से पूछा और गुप्तचर भेजकर पूरा राज मालूम किया। रानी ने फिर से योजनाएं बनाई। उसने सैनिकों से कहा कि कब्र के पास जो भी फल रखे हैं, सब उठाकर नष्ट कर दिए जाएं। शिवांश की जगह का पता चल गया और रानी ने अगली चाल चली। जब उसने देखा कि इस तरह से भी शिवांश का नाश नहीं हुआ, तो उसने और चालाकी की। तभी रानी ने एक नई चाल चली। वह बार बार बीमारी का बहाना करके राजा को डराती कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और केवल पिताजी की कब्र के पास रखे फलों का पानी पिलाकर ही वह ठीक हो सकती है। राजा वीरेंद्र इस पर विश्वास करके सैनिकों को भेजकर उन फलों को उठा लाने का आदेश देता है। सैनिक जाकर फलों को ले आते हैं और राजा की पत्नी रानी को उनका रस पिला दिया जाता है, जिससे वह स्वस्थ हो जाती है। शिवांश यह सब देखकर बहुत दुखी होता है। कुछ दिनों बाद वह फिर जंगल में जाता और पाता है कि कब्र के पास अब एक छोटे से घर जैसा बना हुआ है, जिसमें हरे सेबों की टोकरी रखी रहती है। वह सेब खाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पिताजी ने उसे गले लगा लिया है। वह खुश हो जाता है और टोकरी से कुछ सेब लेकर खा लेता है। यह रोज की बात बन जाती है। शिवांश पिताजी की कब्र पर जाता है और वहाँ उसे जादुई तरीके से फल मिलते हैं, जिनसे वह जीवित रहता है और धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरती है। यह बात रानी के बेटे ने देखी और उसने माँ को सब बता दिया। रानी बहुत क्रोधित हो गई। उसने सैनिकों को बुलाया और बोला, तुरंत जाओ और पिताजी की समाधि के पास बने छोटे से घर को जलाकर नष्ट कर दो। सैनिक वहां जाकर उस छोटे घर में आग लगा देते हैं और वह जलाकर मिटा दिया जाता है। पर यह भी रानी को संतुष्ट नहीं करता। वह फिर बीमारी का नाटक करती है और राजा को अपने पास बुलाती है। एक दिन राजा के पास बैठते हुए रानी कहती है, महाराज,
आपकी एक छोटी सी चीज मेरे जीवन की रक्षा कर सकती है, पर इसके लिए मुझे एक शर्त चाहिए। तुम मांगो, मैं कर दूंगा। तब रानी निर्दयता से कहती है, अगर तुम सच में मुझे बचाना चाहते हो तो हमें शिवांश की हत्या करनी होगी। उसके खून को मेरे सिर और पैरों पर लगाना होगा, तभी मेरी जान बच जाएगी। यह शब्द सुनकर राजा का मन कांप उठा। वह वचन देने पर मजबूर था, क्योंकि उसने पहले भी झूठे वादे कर दिए थे और अब वचन से बंध गया था। पर उसकी आत्मा दुख में डूबी हुई थी। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तब उन्होंने चतुराई से काम लिया। राजा ने शिवांश को जंगल में पाया। वह पिताजी की कब्र पर बैठा हुआ था और रो रहा था। शिवांश ने राजा को सब कुछ बताया कि कैसे उसकी सौतेली माँ और उसका बेटा उसे प्रताड़ित करते हैं। राजा ने करुणा में कहा, बेटा, मेरे साथ बाहर चलो। शिवांश ने अपने पिता की बात मान ली और साथ चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने शिवांश को पूरा हाल बताया और बोला, बेटा, मेरे हाथों से तुम्हें मार डालने से अच्छा है कि तुम इस जंगल में रहकर अपने जीवन का नया आरंभ कर लो। कभी अपनी सौतेली माँ को दिखना मत, वरना उसने तुम्हें मार डाला तो सब तुम्हारा हक छीन लेंगे। सबको अपनी किस्मत का मिलता है। अगर तुम्हारी किस्मत में सुख लिखा होगा तो तुम्हें सुख जरूर मिलेगा। बेटा, मेरे इस मजबूर पिता को माफ कर दो। कहकर राजा वहां से चले गए। वापसी पर राजा ने रास्ते के एक शेर को मारकर उसके खून को लेकर महल आ पहुंचे और उसने रानी के सिर और पैरों पर वह खून लगा दिया, ताकि रानी को लगे कि शिवांश का खून लगा है। रानी ने सोचा कि राजा ने सच में शिवांश को मार दिया है। राजा उदास होकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शिवांश भयभीत होकर रो रहा था। उसी जंगल में पड़ोसी राज्य के एक धनी सेठ रघुवीर शिकार पर आए हुए थे। वे बहादुर, कुशल और दयालु प्रवृत्ति के सेठ थे। सेठ रघुवीर ने किसी की चीख सुनकर उस दिशा की ओर चलना शुरू किया। उन्होंने शिवांश को देखा, अकेला, डराया और आंसुओं से भरा हुआ। सेठ रघुवीर को शिवांश पर दया आ गई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? शिवांश ने पूरी बात सेठ को सुना दी। अपने पिताजी की मौत, महल की दुर्दशा और किस तरह उसकी सौतेली माँ उसे सताती है। सेठ रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आए बालक, तुम हमारे साथ हमारे आलीशान घर आओ। घर की राह में सेठ ने शिवांश से उसके सपनों के बारे में पूछा। शिवांश बोला, मैं बस एक खुश परिवार चाहता हूँ, जहाँ सब एक दूसरे से सच्चा प्यार करें। सेठ मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, ये सपना जरूर पूरा होगा। कि सेठ ने शिवांश का दिल खोलकर स्वागत किया और कुछ ही समय बाद सेठ ने शिवांश को अपने परिवार में शामिल कर लिया। दोनों के बीच स्नेह बढ़ा और वे खुशी से रहने लगे। दूसरी ओर महल में राजा वीरेंद्र ने रानी से बातें करना बंद कर दिया था। उसकी चुप्पी और उसके रुख में बदलाव देखकर रानी की तबीयत सचमुच बिगड़ने लगी। अंततः उसकी करतूत और झूठ उजागर हो गए और उसे अपने कर्मों का फल देखकर शर्मिंदगी हुई। वह राजा के सामने गिरकर माफी मांगने लगी। उसने चाहा कि राजा उसे छोड़ दे, पर राजा ने उसे समझाया कि उसके किए का फल वही है जो हुआ। राजा ने रानी को सारी सच्चाई बताई कि उसने अपनी सौतेली माँ को बनवाने के बाद कितना अन्याय किया था और कैसे शिवांश पर अत्याचार हुए। तब राजा और रानी दोनों ने मिलकर शिवांश की खोज की। गुप्तचर से पता चला कि शिवांश का संबंध सेठ रघुवीर के साथ हो गया है और वे खुश हैं। यह सुनकर राजा रानी दोनों का मन भारी हुआ, पर खुशी भी हुई। राजा रानी महल में जाकर शिवांश से बोले, बरौंजय बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। पिता, हम, राजा मजबूर थे, इसलिए ऐसा हुआ। पर अब हमें अपने किए पर पश्चाताप है। क्या तुम हमें माफ कर दोगे? शिवांश ने सादगी से कहा। नहीं मान रानी, आप माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। फिर शांति बन गई। शिवांश वापस अपने नए घर और सेठ रघुवीर के साथ खुश रहने लगा और राजा रानी ने अपने कर्मों पर विचार कर राज्य में न्यायप्रियता और दया की नीति निभाना शुरू